हेलो चलो सबाइंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्लूइड डायनामिक्स, है ना। तो अभी तक जो पार्ट था फ्लूइड स्टैटिक्स, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि फ्लूइड स्टैटिक्स में जो फ्लूइड पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में थे, है ना। फ्लूइड पार्टिकल्स जो थे वो किस में थे बच्चा, रेस्ट में थे। मूव कर भी रहा था तो क्या मूव कर रहा था, आपका कंटेनर मूव कर रहा था, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे। फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग क्या करेंगे बच्चा, फ्लूइड पार्टिकल्स को मूव कराएंगे। अभी इस पार्ट में क्या करेगा आपका, फ्लूइड पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। फ्लूइड पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स में हमको जो कुछ अजम्पशंस लेने हैं अप टू दिस स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला अजम्पशंस होगा कि जो हमारा फ्लूइड है वो कैसा होगा, इनकॉम्प्रेसिबल होगा। कैसा होगा बच्चा, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब डेंसिटी फ्लूइड पार्टिकल्स की चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट अजम्पशन, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी कांस्टेंट। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, और अगर हम कंप्रेसिबल फ्लो की बात करें, कंप्रेसिबल फ्लो की बात करेंगे तो उसमें डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। कंप्रेसिबल फ्लो एरोडायनेमिक्स में यूज किया जाता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब अगर मैं बोलूँ फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, देन यू हैव टू एज्यूम दैट कि डेंसिटी जो फ्लूइड का वो कांस्टेंट है। कितना भी कंप्रेस कर रहे हैं फ्लूइड पार्टिकल्स को, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, इन विस्कस फ्लो। इन विस्कस फ्लो, इन विस्कस फ्लो, इन विस्कस फ्लो मतलब क्या है कि इन विस्कस फ्लो का मतलब कि अभी तक हम लोग जो भी करेंगे, आगे कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे, बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ेंगे, टॉरेसेली इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना, एंड वेंचुरीमीटर पढ़ेंगे। तो वो सभी जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो इन विस्कस है। दैट मीन्स विस्कोसिटी फ्लूइड में एजम्पशन नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज जीरो, है ना। ईटा जो विस्कोसिटी है वो क्या होगा, जीरो होगा। विस्कोसिटी को हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं। विस्कोसिटी का मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर, बिटवीन फ्लूइड लेयर। विस्कोसिटी का मतलब होता है क्या बच्चा, एक टाइप का फ्रिक्शन जो फ्लूइड लेयर्स के बीच लगता है। जब फ्लूइड मूव करते हैं तब लगता है, और फ्लूइड लेयर्स के बीच जो क्या कहते हैं फ्रिक्शन लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। थर्ड हम लोगों को पढ़ना है, अच्छा, इन विस्कस फ्लो। अगर विस्कस फ्लो की बात करें तो विस्कोसिटी वहाँ पे हमारा होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो, तो रोटेशनल फ्लो में क्या होता है बच्चा, रोटेशनल फ्लो मतलब फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं वो तो मूव कर रहे हैं लेकिन साथ में रोटेट करते हुए मूव कर रहे हैं। समझ पर, जैसे फ्लूइड एक क्या हुआ कि मान लेते हैं कोई फ्लूइड पार्टिकल है, ये सिंपल ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इररोटेशनल फ्लो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, फ्लूइड पार्टिकल अपने एक्सिस के बाद रोटेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल फ्लो होगा तो क्या होगा, ये फ्लूइड पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है और ऐसे रोटेट करते हुए भी जा रहा है, यानी घूमते हुए ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए सिंपल फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इररोटेशनल फ्लो का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, ये फ्लूइड पार्टिकल जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता रहेगा बच्चा, रोटेट करता रहेगा। ऐसे अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता रहेगा, ये रोटेट करता रहेगा। जैसे जैसे फ्लूइड पार्टिकल्स आगे बढ़ते हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या करते रहेंगे बच्चा, रोटेट करते रहेंगे। अपने एक्सिस के अबाउट क्या करते रहेंगे, वो रोटेट करते रहते हैं। ठीक है ना, सिंपल ऐसे देखें, ये ऐसे ऐसे आगे जा रहा है, रोटेट करते हुए आगे जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। यहाँ पे लिखें फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, अबाउट देयर ओन एक्सिस। ठीक है, इररोटेशनल में क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स does not rotate about their own axis, about their own axis।
फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। दैट मीन्स जैसे मान लेते हैं फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा था तो ये कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ऐसे मूव करता हुआ ये जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंस हो गया कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, इनविस्कस फ्लो क्या होता है, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, इररोटेशनल फ्लो क्या होता है। नेक्स्ट राइट डाउन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन फ्लो। नेक्स्ट हेडिंग डालें, मिटा रहा हूँ मैं इसको, नेक्स्ट हेडिंग डालें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सबसे पहले लिखें स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, सॉरी स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। फर्स्ट स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है? स्टेडी फ्लो का मतलब होता है व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स डज नॉट चेंजेस विद टाइम। अगर फ्लो हमारा फ्लूइड का फ्लो ऐसा हो रहा है कि फ्लूइड पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, तो उस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेडी फ्लो। और अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्टेडी फ्लो। लिखें इफ velocity of fluid particle does not changes with time, then flow is known as steady flow. And if velocity of particle and if velocity changes then flow changes with time. If velocity changes with time then flow is known as unsteady flow, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्टेडी फ्लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये कोई पाइप है, ये क्या है? कोई पाइप है। बहुत मज़ेदार टॉपिक फ्लूइड डायनेमिक्स। ये कोई पाइप है, ठीक है, इसमें फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, फ्लूइड जो है ऐसे फ्लो हो रहा है इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उनकी वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा, टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब कि एक्स के साथ, ये वाला एक्सीलरेशन आप लोग पढ़े होंगे, a = v/dv/ds। यहाँ पे ये जीरो नहीं है, समझ पा रहे हो? a = dv/dt, ये डिफरेंट एक्सीलरेशन है, टाइम के रेस्पेक्ट में, ये स्पेस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। खैर उतना डिटेल में लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब टाइम के साथ नहीं, जो टाइम के साथ नहीं चेंज होने का मतलब, जैसे मान लेते एक क्रॉस सेक्शन ये लिया हमने, एक क्रॉस सेक्शन हमने ये लिया, एक क्रॉस सेक्शन ये हमने लिया और एक क्रॉस सेक्शन ये एग्जिट पे हमने लिया। हमने माना कि यहाँ पे t = 0 सेकेंड पे वेलोसिटी था 5 मीटर/सेकेंड, तो t = 1 सेकेंड, यानी कि t = 5 सेकेंड बाद भी यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? 5 मीटर/सेकेंड। t = 10 सेकेंड पे भी यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? 5 मीटर/सेकेंड। सिमिलरली अगर हम लोग इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन पे सपोज t = 0 पे अगर वेलोसिटी था 10 मीटर/सेकेंड, तो यहाँ पे t = 5 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी क्या रहेगा? 10 मीटर/सेकेंड। t = 10 सेकेंड पे भी वेलोसिटी क्या रहेगा? 10 मीटर/सेकेंड। तो एट एनी क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो बट जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्पेस कोऑर्डिनेट, जैसे x के अलॉन्ग मूव कर रहा है तब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तब क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जैसे इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बट यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, डज नॉट चेंजेस विद टाइम, है ना। अब जो भी हो, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे भी इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम in case of steady flow. Velocity is not function of time,
तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है? वेलोसिटी फंक्शन होगा यहाँ पे बच्चा फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड। इज दैट क्लियर? नोट कर लो फटाफट, है ना। जैसे यहाँ पे टाइम के साथ, इसमें टाइम के साथ वेरिएशन वेलोसिटी का नहीं हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? कोऑर्डिनेट के साथ। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तब हमको वेलोसिटी चेंज मिल रहा है। अगर मैं यहीं पे खड़ा रहूँ ऐसे खड़ा रहूँ तो वेलोसिटी हमको हर टाइम पे 5 मीटर पर सेकंड दिखेगा। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन पे आके खड़ा हो जाऊँ तो वेलोसिटी हमको हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड दिखेगा, वो चेंज नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो। और अगर टाइम के साथ किसी क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हमारा फ्लो कैसा हो जाता है? अनस्टेडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट राइट डाउन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। 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 ठीक है, देखें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट हेडिंग डालें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, सॉरी वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस विथ स्पेस कोऑर्डिनेट। तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो सकता है बट स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? यूनिफॉर्म फ्लो। क्या बोलते हैं? तो हम लोग लिखे हैं इफ वेलोसिटी changes with time but does not changes with space coordinate then flow is said uniform, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म से मतलब ही पता चल रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई पाइप है ना, मान लेते हैं कोई पाइप है। ठीक है, ये कोई पाइप है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कोई फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, कोई फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है और इधर से एग्जिट है, इधर से बाहर निकल रहा है। कोई पाइप मान लेते हैं इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, और इधर से बाहर निकल रहा है ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा? अगर हम लोग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन चूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब होना क्या चाहिए कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट इस डायरेक्शन में। अगर जैसे मान लेते हैं ये था हमारा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। ठीक है, अगर मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करूं और वेलोसिटी यहाँ हो गया 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ के, तो हर क्रॉस सेक्शन पे उतना अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा हर क्रॉस सेक्शन पे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर गया है बट हर जगह पे वेलोसिटी सेम है। जैसे 0 सेकेंड पे हर पॉइंट पे इस पूरे फ्लूइड के एलिमेंट के अंदर, इस पूरे पाइप के अंदर फ्लूइड वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड। फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे फ्लूइड वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हर पॉइंट पे इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऐसा नहीं है, डिफरेंट है वेलोसिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नोट करें फटाफट, नोट करें इतना। चले नेक्स्ट राइट डाउन स्ट्रीमलाइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन तो आपने पढ़ा होगा, इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ा होगा। आप 12th में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल फील्ड में लोग ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन पढ़ते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी ये फ्लूइड में भी स्ट्रीम लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन देखते हैं। स्ट्रीम लाइन क्या है बच्चा? स्ट्रीम लाइन। तो ये कौन सी लाइन होती है? स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन क्या होती है बच्चा? एक इमेजिनरी लाइन होती है इन अ फ्लो फील्ड, है ना। जैसे मान लेते हैं कि पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा है ना।
या कहीं पे भी नदी में पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो एक फ्लो फील्ड हो गया। किसका फ्लो फील्ड हो गया? वो फ्लूइड का फ्लो फील्ड हो गया। फ्लूइड अपना फ्लो कर रहा है, ठीक है। या गैस जो है पाइप में फ्लो हो रहा है, या आप जब गैस ओपन करते हैं, वहाँ से बर्नर ओपन करते हैं तो आपके सिलेंडर से जो एलपीजी सिलेंडर उसमें गैस निकलती आती है, वहाँ पे है ना बर्न होती है, तो वहाँ पे फ्लो हो रहा है, एक पाइप के थ्रू फ्लो होते हुए आ रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो फील्ड बोलते हैं। तो उस फ्लो फील्ड में अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करें और उस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट जो होगा वो हमको क्या टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमको क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। दैट मीन्स लिखें इट इज एन इमेजिनरी लाइन, it is an imaginary line in a flow field, tangent to which at any point gives the direction of velocity of fluid particle at that point gives the direction of velocity of fluid particle at that point. दैट मीन्स मान लेते हैं ये कोई इमेजिनरी लाइन है किसी फ्लूइड फ्लो में, मतलब फ्लूइड पार्टिकल ऐसे ऐसे करके फ्लो होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक, इसको अगर हम लोग इसको एक स्ट्रीम लाइन में कंसीडर करता हूँ, सपोज इट इज़ एन स्ट्रीम लाइन, तो है ना, तो मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे एक पॉइंट हमने चूज़ किया, यहाँ पे हमने पॉइंट चूज़ किया, है ना। सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट चूज़ किया, यहाँ पे हमने पॉइंट चूज़ किया, तो यहाँ पे जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन एट दिस पॉइंट। यहाँ पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा? वेलोसिटी। यहाँ पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ये क्या बताएगा? वेलोसिटी। यहाँ पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ये क्या बताएगा बच्चा? वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। हमको क्या बताएगा बच्चा? वेलोसिटी बताएगा, है ना। दैट मीन्स सपोज अगर यहाँ से कोई फ्लूइड पार्टिकल ऐसे फ्लो होते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे, है ना, और सपोज ऐसे जा रहा था, ये फ्लूइड पार्टिकल इस बहुत सारी स्ट्रीम लाइन होती है, इनफाइनाइट स्ट्रीम लाइन होती है किसी में, किसी भी ट्यूब में इनफाइनाइट स्ट्रीम लाइन होती है पाइप में, तो ये फ्लूइड पार्टिकल्स ऐसे मूव करते हुए आया और इस स्ट्रीम लाइन को पकड़ा, तो इस स्ट्रीम लाइन को जैसे ये फ्लूइड पार्टिकल्स पकड़ेगा, इसके बिहेवियर को हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब ये यहाँ होगा तब वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा, उसका किस डायरेक्शन में होगा, जब यहाँ होगा तब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, है ना। दैट मीन्स इस फ्लूइड पार्टिकल के बिहेवियर को हम लोग ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रीम लाइन, नोट करें फटाफट। नेक्स्ट, स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रीम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। स्ट्रीम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? स्ट्रीम लाइन जो होती हैं वो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं? स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं, स्ट्रीम लाइन कन्वर्जिंग हो सकती हैं, स्ट्रीम लाइन डाइवर्जिंग भी हो सकती हैं, है ना। स्ट्रीम लाइन किसी भी शेप में हो सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखें स्ट्रीम ट्यूब। तो मान लेते हैं ये कोई, है ना, एक ट्यूब ले लेता हूं मैं, ये एक ट्यूब है, इस टाइप का, ठीक है। इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन है, बियर का बॉटल बन गया ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो अभी जब इसमें पूरे में पानी ऐसे सपोज कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोई भी गैस फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर एक फ्लो फील्ड डेवलप हुआ है, तो हम लोग क्या बना सकते हैं? स्ट्रीम लाइन बना सकते हैं ना। तो हम लोग बना सकते हैं, देखिए स्ट्रीम लाइन, पहली वाली स्ट्रीम लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ से कन्वर्ज होगी, ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से स्ट्रीम लाइन जो जाएगी ऐसे, यहाँ से कन्वर्ज होगी, ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से जो स्ट्रीम लाइन जाएगी, ऐसे हम लोग क्या बना सकते हैं? अनंत स्ट्रीम लाइन बना सकते हैं। कितने स्ट्रीम लाइन बना सकते हैं बच्चा? अनंत स्ट्रीम लाइन। ऐसे कितने स्ट्रीम लाइन? अनंत स्ट्रीम लाइन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अनंत स्ट्रीम लाइन, अनंत स्ट्रीम लाइन, ऐसे, है ना, ऐसे।
है ना, अनंत स्ट्रीम लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ट्यूब, स्ट्रीम ट्यूब, स्ट्रीम ट्यूब। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई टू स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नहीं इंटरसेक्ट, कोई भी फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कि व्हाई टू स्ट्रीम लाइन, टू स्ट्रीम लाइन, व्हाई टू स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, व्हाई टू स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो सिंपल सी कहानी है कि वो इंटरसेक्ट अगर कर लेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, जो कि पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन वेलोसिटी का पॉसिबल नहीं है। देखें, बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, देन एट द intersection point, and then at the intersection point there will be two direction, there will be two direction of velocity, and that is not possible, and that is not possible, वो possible नहीं भाई। एक पॉइंट पे मान लेते हैं, एक स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन थी, है ना, दो इंटरसेक्ट करें, ये स्ट्रीम लाइन 1, ये स्ट्रीम लाइन 2, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट में हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट हम लोग दूसरी स्ट्रीम लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक वेलोसिटी वेक्टर बताएगा, और दूसरा टेंजेंट हम लोग इस पहले वाले स्ट्रीम लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे v2। तो एक ही पॉइंट पे क्या दो वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी पॉसिबल है? नहीं, दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ओके, ये हो गया स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन कन्वर्जिंग हो सकती हैं, डाइवर्जिंग हो सकती हैं, है ना, कई किसी भी टाइप की हो सकती हैं। जैसे देखें, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन आ रही थी ऐसे, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ इस फेज में क्या हो रही है, स्ट्रीमलाइन कन्वर्ज हो रही है, स्ट्रीमलाइन आर कन्वर्जिंग, स्ट्रीमलाइन आर कन्वर्जिंग, स्ट्रीमलाइन आर कन्वर्जिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हम लोग बढ़ा दें तो स्ट्रीमलाइन क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। नोट करें फटाफट, फटाफट नोट करें। बेटा चलो, जैसे एक next write down continuity equation, continuity equation, continuity equation। ठीक है, सो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज नथिंग बट ए मास कंजर्वेशन। क्या बताता है ये, मास कंजर्वेशन बताता है। दैट मीन्स मास इंटरिंग एट ए पाइप इज मास गोइंग आउट ऑफ द पाइप। ठीक है, मास कंजर्वेशन इक्वेशन, मास कंजर्वेशन इक्वेशन। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको क्या बताता है बच्चा, कुछ नहीं, हमको सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताता है, मास कंजर्वेशन। दैट मीन्स मास रिमेन कंजर्व। भाई जितना पाइप, जितना वाटर पाइप में इंटर करेगा उतना ही वाटर तो पाइप से बाहर निकलेगा। जितना वाटर आप टंकी में स्टोर किए हो उतना ही वाटर आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो सिंपल इट टेल्स अबाउट मास कंजर्वेशन, इट टेल्स अबाउट मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें एजम्पशंस क्या लेने वाले हैं बच्चा, एजम्पशंस क्या लेने वाले हैं, फर्स्ट एजम्पशन हम लोग क्या लेने वाले हैं बच्चा, स्टेडी फ्लो। तो आप लोग नोट कर लें, एजम्पशन स्टेडी फ्लो, यानी कि फ्लो जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। दूसरा इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। हम लोग जो लेने जा रहे हैं एजम्पशन, हमको अभी पढ़ना, वैसे कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी वैलिड है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी वैलिड है ये, बट हम लोग जो पढ़ेंगे इनकॉम्प्रेसिबल के लिए पढ़ेंगे, तो जो हमारे सिलेबस में वो सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्प्रेसिबल है, तो हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल ही पढ़ेंगे। ठीक है, वैलिड वैसे ये किसके लिए भी है, कॉम्प्रेसिबल हो या इनकॉम्प्रेसिबल हो, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, बट फ्लो स्टेडी होना चाहिए, ये कंडीशन है। फ्लो क्या होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं मास कंजर्वेशन इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। मान लेते हैं ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है,
ये इसका क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, वाटर जो है इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे, है ना। वाटर जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है पूरा, या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इस v1 वेलोसिटी से लिक्विड इंटर करता है। कितनी वेलोसिटी से बच्चा, v1 वेलोसिटी से फ्लूइड इंटर करता है और v2 वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आता है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया A1, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया मैं मान लेता हूँ A2, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो देखें v1 वेलोसिटी से फ्लूइड इंटर कर रहा है तो dt टाइम में कितना वॉल्यूम इंटर करेगा। मान लेते हैं फ्लूइड यहाँ पे जो फ्लूइड था ऐसे, यहाँ पे जो इंटर करने वाला इतना लेयर है ना, इतना इंटर किया मान लेते हैं ऐसे, इतना फ्लूइड, एंड दिस इज dx, दिस इज dx1 मान लेते हैं, कितना dx1, ठीक है, dx1। जैसे सिंपल सी बात है भाई, फ्लूइड इंटर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, तो किसी टाइम dt में कितना आगे जाएगा, इतना, यानी कि dt टाइम में कितना वॉल्यूम इंटर करेगा, इस रीजन में जितना वॉल्यूम होगा। सिमिलरली यहाँ पे dt टाइम में कितना वॉल्यूम बाहर आ जाएगा इस क्रॉस सेक्शन से। मान लेते हैं फ्लूइड पार्टिकल v2 वेलोसिटी से इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकला और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, dx2, ठीक है। इज दैट क्लियर? बोलो। तो लिखते हैं, है ना, अब मास इन मस्ट बी इक्वल टू मास आउट, रेट ऑफ मास इंटरिंग इन द पाइप मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ मास कमिंग आउट ऑफ द पाइप। तो मास क्या होता है, बोलो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, बोलो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना मास। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है बच्चा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास होता है क्या हमारा, सिंपल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो dt टाइम में इतना जो फ्लूइड अंदर घुसा है इस पाइप में, इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, dx1 चल रहा है, तो मास कितना है, रो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इंटू dx1 इंटू v1। भाई आप सिंपल बताओ, ओ सॉरी कुछ मिस्टेक किया हूँ क्या, ओ सॉरी कुछ मिस्टेक किया हूँ मैं। dt टाइम में, है ना, dt टाइम में कितना चलेगा, कितना पार्टिकल घुसा है, देखें, रो A1 इंटू dx1। भाई इतना वॉल्यूम इंटर करा, कैसे पता लगा, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इंटू dx1 आगे गया है, तो इस रीजन में कितना वॉल्यूम होगा। सिंपल सी बात है भाई, फ्लूइड पार्टिकल्स ऐसे इंटर कर रहा है ना, इंटर कर रहा है ऐसे, तो ये लेयर dt टाइम में कितना डिस्टेंस मूव करेगी, v1 वेलोसिटी मान लेते हैं dx1 मूव करती है, तो इस रीजन में अब कितना वेलोसिटी, कितना फ्लूइड एलिमेंट हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, तो इस रीजन में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, dv1, बोलो, A1 इंटू dx1। तो मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू कितना मास बाहर आ रहा है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बाहर आ रहा है, बोलो, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है और dx2 dt टाइम में आगे बढ़ा तो कितना आ जाएगा, A2 इंटू dx2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे dx1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 dt लिख सकता हूँ, यहाँ पे dx2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, v2 dt लिख सकता हूँ। भाई v2 वेलोसिटी से dx2 मूव किया है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे रख दें। अब ध्यान से देखें, अब हमने अगर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया है तो यहाँ पे डेंसिटी मान लेते ρ1 था, यहाँ पे डेंसिटी मान लेते ρ2 हो गया। अगर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो यहाँ पे डेंसिटी और यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट हो रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट होती है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में। तो इफ फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, इफ फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल देन ρ1 विल बी इक्वल टू ρ2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A1 dx1 इज इक्वल टू A2 dx2, dx1 dx2 का वैल्यू रखो, तो A1 v1 dt इज इक्वल टू A2 v2 dt, dt से dt खत्म, तो हमारा क्या आ गया बच्चा, A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2, है ना, दैट मीन्स A इंटू v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा क्या आ गया बच्चा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। दैट मीन्स मास, सॉरी, क्रॉस सेक्शन एरिया in a pipe flow
क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्लो। ये हमारा क्या बताता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, आप इसको नोट करें, या हम लोग यहां से लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा फ्लूइड का, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए, आप जब हम लोग घरों में गमले वगैरह में पाइप से पानी डाल रहे होते हैं, तो जब पाइप को से दबा देते हैं तो पानी तेजी से बाहर निकलना स्टार्ट होता है, दूर तक जाता है। जब पाइप को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होता है, तो थोड़ा कम नज़दीक तक गिरता है। तो जब दबा देते हैं तो होता क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने से वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ जाता है, और जब उसको छोड़ देते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, तो वेलोसिटी अपने आप घट जाता है। इज दैट क्लियर? नोट कर लें फटाक से। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूटी इक्वेशन, दिस वन इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। फटाफट, बहुत ही आसान है बच्चा, फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत ही आसान है, फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत आसान है। मिटाएं, चलो। तो हमको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि एट एनी इंस्टेंट क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, multiplication of cross section area and velocity at that cross section remain constant. That means जैसे मान लेते हैं ये कोई पाइप है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं फ्लूइड इंटर करता है कितने वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। यहाँ पे सपोज फ्लूइड वेलोसिटी है V2, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। यहाँ पे मान लेते हैं फ्लूइड वेलोसिटी है V3, क्रॉस सेक्शन एरिया A3 है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है कि A इंटू V विल बी कॉन्स्टेंट। V वॉल्यूम नहीं है, याद रखेंगे, वेलोसिटी है। V जो है वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। ठीक है, इज इक्वल टू A3 V3, यानी कि यहाँ पे अगर हमें क्या पता चल जाए A1 V1 का मल्टीप्लिकेशन, तो वही A1 V1 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे पाइप में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इस पाइप के कहीं पे भी अगर हम लोग यहाँ पे एक ले लें, सपोज यहाँ पे ले लें, वेलोसिटी है V4, क्रॉस सेक्शन एरिया है A4, तो ये भी क्या आ जाएगा A4 इंटू V4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, या वेलोसिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट मीन्स अगर कहीं पे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, और अगर कहीं पे क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ये चीज़ कंटिन्यूटी इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नोट करें फटाफट नोट करें। चलो, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। मान लेते हैं ये पाइप है, ये हमने पाइप लिया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिया, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी हमने माना V1, यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिया V, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिया V2, और यहाँ पे हमने लिया वेलोसिटी V3। ठीक है, तो आपको बताना है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ऑप्शन बी V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, ऑप्शन सी V2 is greater than V3 is greater than V1, option D V1 is equal to V2 is equal to V3। which option is correct? which option is correct? देख के बताएं which option will be correct। फटाफट, कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत आसान, फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बस बहुत थोड़ा सा। ठीक है, चलो फटाफट
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो बच्चा? ऑप्शन सी करेक्ट हो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। देखें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इतना। आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा तो वेलोसिटी सबसे कम, यहाँ पे वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन सबसे कम तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा ज़्यादा तो वेलोसिटी इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सॉरी कम है तो वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया V2 पे है तो V2 सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे है तो यहाँ की वेलोसिटी होगी, और सबसे कम कहाँ की होगी? यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ पे ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतना कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, नोट कर लें फटाफट। चलो मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। चलो एक और सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन लिखें। अब मैं आपसे पूछ लूं कि एक पाइप दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये एक पाइप दिया हुआ, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड क्या कर रहा है? इसमें फ्लो कर रहा है। इसका ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का, है ना। वेलोसिटी वर्सेस ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी v वर्सेस एक्स। मतलब पार्टिकल जैसे से एक्स की तरफ बढ़ रहा है वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है वो बताना हम लोगों को। चलिए एक बार कोशिश करें। ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ। फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी 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 जल्दी। टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाक से बन जाना चाहिए। चलो देखते हैं। तो ग्राफ बनाना है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस लिया हमने, एक्स एक्सिस हमने लिया, सॉरी ये वेलोसिटी, और इसके अलॉन्ग में लूंगा एक्स, और इसके अलॉन्ग में क्या लूंगा बच्चा? वेलोसिटी v। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग पार्ट में, जहाँ जहाँ वेलोसिटी चेंज होगा। चलो देखो, यहां से मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से इंटर किया फ्लूइड, तो v1 कहां तक नहीं चेंज होगा वेलोसिटी? यहां से यहां तक वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। तो मान लेते हैं वेलोसिटी कुछ था v1, तो यहां से लेकर यहां तक क्या रहेगा? v1, ठीक है, या सिंपल कुछ भी मान लेते हैं। उसके बाद यहां से ध्यान से क्रॉस सेक्शन एरिया घटना स्टार्ट हो रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है और लीनियरली घट रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या होगा बच्चा? बढ़ेगा। वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। सॉरी, वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगा ऐसे। और यहाँ पे मान लेते हो कि अब बढ़ के कितना? वेलोसिटी v2। वेलोसिटी कितना हो गया? v2। तो अब ध्यान रखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट, ठीक है। और ये चीज़ क्या होगा? v2, अब नोट कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होता है? घटता है। तो वेलोसिटी घटेगा, और मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया? v3। तो वेलोसिटी घटेगा, लीनियरली घटेगा, तो ऐसा कुछ हो गया। अब देखें, सबसे कम वेलोसिटी यहाँ पे होगा, तो ये लाइन ऐसा नहीं कर देंगे कि इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें, इसके बाद क्रॉस सेक्शन फिर से कांस्टेंट, तो वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट। तो अगर मैं नोट करना चाहूँ यहाँ पे, सो दिस इज v2 एंड दिस इज v3। इज दैट क्लियर? ये हमारा पूरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट मान लेते हैं, v1 था, तो यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर यहाँ से क्रॉस सेक्शन घट रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन घटेगा तो बढ़ गया। मान लिया इस क्रॉस सेक्शन में जब इंटर किया तो वेलोसिटी v2 हो गया था, तो यहाँ तक इंक्रीज किया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट, की क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है तो फिर से कांस्टेंट। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घटेगा, तो वेलोसिटी घट गया। फिर इसके बाद क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? नोट कर लें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ, ये एक पाइप है,
तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 फ्लूइड इंटर करता है V2 वेलोसिटी से, यहाँ से V2 वेलोसिटी से बाहर आता है क्रॉस सेक्शन एरिया A2, यहाँ से V3 वेलोसिटी से बाहर आता है क्रॉस सेक्शन एरिया A3। देन चूज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए A1 V1 प्लस A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। ऑप्शन बी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। ऑप्शन सी A1 V1 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू A2 V2। ऑप्शन डी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ई नन। चले बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, बिना देर के हुए फटाफट फटाफट फटाफट, बिना देर किए हुए जल्दी से बताएं विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which option will be correct? Which option will be correct? चलो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे बच्चा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। हमने सिंपल बताया कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इज मास कंजर्वेशन। जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास बाहर निकलेगा। तो यहाँ से इंटर कर रहा है फ्लूइड और इन दोनों पाइप से बाहर निकल रहा है, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। इनकमिंग ऐसे आप रखें, इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। इनकमिंग विल बी इक्वल टू आउट गोइंग। इनकमिंग विल बी इक्वल टू आउट। जितना मास इंटर कर रहा है सारे एंट्री पॉइंट को ऐड कर लें और सारे इक्वल टू कर दें सारे एग्जिट पॉइंट के, ठीक है। तो इनकमिंग कितना हो रहा है? A1 V1। और कहीं से इनकमिंग हो रहा है? नहीं। आउट गोइंग A2 V2। और कहाँ से बाहर जा रहा है? यहाँ से, तो प्लस A3 V3। इसको प्रूफ किया जा सकता है बट इट डजंट मैटर। आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन में बता चुका हूँ। इनकमिंग मास इंटरिंग इनटू द पाइप मस्ट बी इक्वल टू मास गोइंग आउट ऑफ द पाइप। तो यहाँ से एक पाइप से इंटर कर रहा है और इन दोनों पाइप से बाहर निकल रहा है, तो जितना इससे 1 सेकंड में इंटर करेगा उतना ही 1 सेकंड में इन दोनों पाइप से बाहर आ जाएगा। तो समेशन ऑफ मास आउट गोइंग फ्रॉम दीज टू पाइप मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ मास कमिंग इन साइड द पाइप फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, सिंपल। नोट कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ये एक पाइप है, यहाँ पे फ्लूइड इंटर किया 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन वेलोसिटी V2 विल बी ऑप्शन ए 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 50 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ई नन। चलें बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट फटाफट बिना कोई देर किए हुए। बताएं। चलो तो हमको सिंपल क्या कर देना, कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ पे क्या होगा? A1 V1, यहाँ पे क्या होगा? A2 V2। तो क्या होना चाहिए? A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2। A1 कितना है? अब देखें A1 इधर से भी है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो 20 इंटू V1 कितना है? 10 इज इक्वल टू A2 कितना? 5 इंटू V2। तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नोट कर लें फटाफट। मिटाए। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एक मिनट रुकें। चल ये एक नल का टैब है, क्या है, टैब। यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ से जो लिक्विड इजेक्ट हो रहा है ना, इजेक्ट हो रहा है, वो कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है बच्चा, 10 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे दिया आपको, सपोज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यहां से 15 मीटर नीचे, यहां कहीं पे 15 मीटर नीचे, यहां से 15 मीटर नीचे, व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ, व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द जेट। ओके, यहां से 15 मीटर नीचे, 15 मीटर, ठीक है। देन क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर जेट एट 15 मीटर बिलो, ठीक है, एट 15 मीटर बिलो। यहाँ पे वाटर जेट का क्रॉस सेक्शन क्या होगा ये बताना। आपने देखा होगा कि जब हम लोग ऊपर से आप एक जग ले लें, है ना, उसमें या बॉटल ले लें, उसमें पानी भर लें, उसको ऊपर से गिराना स्टार्ट करें, जैसे जैसे लिक्विड की नीचे जाता है उसकी धार पतली होती जाती है। क्यों पतली होती जाती है? रीजन बिहाइंड इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। चलें, फिलहाल आपको यहाँ क्या बताना है, यहाँ पे वेलोसिटी v कितना होगा, सॉरी वेलोसिटी नहीं, क्रॉस सेक्शन कितना होगा लिक्विड का, ये बताना हम लोग को। लिक्विड जेट का क्रॉस सेक्शन कितना होगा ये बताना। चलिए आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ई नन। चलें फटाफट 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 सॉल्व करना स्टार्ट करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें फटाफट, बिना देरी के हुए फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करें। हो गया, चलो देखते हैं। तो ध्यान से देखें, यहां पे मान लेते हैं वेलोसिटी हो गया इसका v1, सॉरी v2, इसको a1 ले लेते हैं, इसको v1 ले लेते हैं, इसको a2 ले लेते हैं, इसको v2 ले लेते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग अगर अप्लाई करें, स्ट्रीमलाइन फ्लो है ये, है ना, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो a1 तो हमको पता है 5, v1 भी पता है 10, अभी a2 भी नहीं पता है, v2 भी नहीं पता है, बट v2 को हम लोग निकाल सकते हैं। v2 को कैसे निकाल सकते हैं, जब टैप से बाहर आ गया लिक्विड तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो फ्लूइड पार्टिकल्स एक्सीलरेट कर रहे हैं विद एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन लगा दो, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh, सब कुछ तो दिया हुआ है। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15,
तो यहाँ से V2 स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा 100 प्लस 300, तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड। तो V2 निकल गया, इस इक्वेशन में रखो तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू A2 इंटू 20, है ना। तो ये 0 से 0 खत्म, तो A2 कितना आ गया बच्चा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ध्यान रखें यहाँ पे रेडियस पूछा जा सकता था, तो क्रॉस सेक्शन जो होगा सर्कुलर होगा, तो हम लोग रेडियस भी बता सकते हैं, पाई इसको इक्वेट कर देंगे पाई आर स्क्वायर के, रेडियस भी निकाल, जो भी पूछा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लूइड, एनर्जी एसोसिएटेड विथ फ्लूइड, energy associated with fluid, energy associated with fluid, energy associated with fluid, with fluid, energy associated with fluid, ठीक है। एनर्जी एसोसिएटेड विथ फ्लूइड, फर्स्ट टाइप की एनर्जी लिखें प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, नोट करें फटाक से। ओके, सो प्रेशर एनर्जी ये क्या होता है, देखें प्रेशर हैज कैपेबिलिटी, प्रेशर हैज कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क। प्रेशर के पास कैपेबिलिटी होती वर्क करने की, है ना, यानी कि इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। दैट वर्क एंड दैट वर्क इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर के पास वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये एक पाइप है, ये क्या है, एक पाइप है ना, ये एक पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिया बट दैट डजंट मैटर, इसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो हमने बोला था कि लिक्विड कैसे फ्लो कर रहा है, लेयर बाय लेयर। तो मान लेते हैं यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पे जो लिक्विड था उसको हमने लिया, अभी ये इस क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे जो लिक्विड है, अभी ये इसके पीछे वाला जो लिक्विड है ये इस पे क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ऐसे ऐसे धक्का दे रहा है, मान लेते प्रेशर है P। तो इस प्रेशर की वजह से अभी ये यहाँ तक मूव कर जाएगी, कितना डिस्टेंस, dx डिस्टेंस मान लेते हैं, है ना। इसके पीछे वाला जो लिक्विड था उसको ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसे प्रेशर P से, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रेशर की वजह से ये जो यहाँ पे फ्लूइड एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, कितना, dx डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स कितना है यहाँ पे, प्रेशर इनटू एरिया इंटू dx, और a इंटू dx क्या आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रीजन में जो वॉल्यूम है, तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा बच्चा, P dv। अगर लिक्विड सपोज V वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है कांस्टेंट प्रेशर में, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, P इंटू V। ये V वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है, ठीक है, याद रखें V क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, V क्या है, वॉल्यूम। अरे भाई सिंपल है, मान लेते यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पे जो लिक्विड था ये प्रेशर P की वजह से यहाँ तक dx डिस्टेंस मूव करके यहाँ आया, तो इस रीजन में भी तो कुछ लिक्विड होगा, तो a dx क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका a, तो a dx क्या है, इतने पार्ट का वॉल्यूम, तो वर्क डन आ जाएगा P इंटू dv, ठीक है। या अगर सपोज कोई प्रेशर P की वजह से वॉल्यूम V डिस्प्लेस्ड हो रहा है लिक्विड का, तो वर्क डन बाय प्रेशर या एनर्जी रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, P इंटू V, ठीक है, जहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम। अच्छा, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बोलो यही है ना प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, P dv को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा P,
तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर P के बराबर आ गया उस पॉइंट पे, ठीक है। नोट कर लें फटाक से, और एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन लिखें। मिटाएं, चलो। ओके चल, एक सिंपल सा क्वेश्चन में लिखा, द गेज प्रेशर ऑफ 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मस्ट बी मेंटेन्ड इन द मेन वाटर पाइप ऑफ ए सिटी, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू पंप 50,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एट अ प्रेशर ऑफ 1 × 10⁵। गेज प्रेशर दिया हुआ है। गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ फ्लूइड या प्रेशर इन द फ्लूइड किसी पॉइंट पर, ठीक है। इतना प्रेशर आपको मेंटेन करना पड़ रहा है वाटर को पंप करने के लिए, किस प्रेशर के अगेंस्ट, इस प्रेशर के अगेंस्ट, ठीक है। तो कितना प्रेशर मेंटेन करना होगा आपको, आप निकाल सकते हैं। तो कितना वर्क करना होगा आपको निकालना, ऑप्शन ए नोट करते चले, मैं बता रहा हूँ आपको, 3 × 10⁻10 जूल, ऑप्शन बी 2 × 10⁻10 जूल, ऑप्शन सी 1 × 10⁻10 जूल, ऑप्शन डी नन। चलें फटाक से बताएं, फटाफट फटाफट, बिना देर किए हुए फटाफट बताएं, बिना देर किए हुए भाई फटाफट बता दो। चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई पाइप है ना, इसमें कितना प्रेशर मेंटेन करना पड़ रहा है आपको, 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर मेंटेन करना पड़ रहा है, और आपको 50,000 मीटर क्यूब वाटर यानी कि वॉल्यूम दे दिया है 50,000 मीटर क्यूब वाटर पंप करना इस पाइप के थ्रू। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मेरे को बताओ कितना प्रेशर आपको किस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना, इस प्रेशर के अगेंस्ट, और मेंटेन कितना करना पड़ रहा है, इतना। तो जो प्रेशर है जो वर्क करेगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁵ - 1 × 10⁵। इसके अंदर जो प्रेशर जो वर्क कर रहा है वो कितना होगा, इतना होगा। अरे भाई इतना प्रेशर मेंटेन करना पड़ रहा है ना वो पंप करने के लिए, किस प्रेशर के अगेंस्ट, इस प्रेशर के अगेंस्ट, इस प्रेशर के अगेंस्ट, एटमॉस्फेरिक होगा बेसिकली, ठीक है। तो कितना प्रेशर जो वर्क करेगा, रियल वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, इतना जाएगा। वही सिंपल है ना कि मान लो हमने एक बॉल पे ऐसे फोर्स लगाया, इधर की तरफ 10 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 5 न्यूटन, है ना। तो कितना उसको चलाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 5 मिनट। इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो इतना प्रेशर तो मेंटेन करना पड़ रहा है, गेज प्रेशर हो। गेज प्रेशर हमने बताया था क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट दैट पॉइंट कितना हो जाएगा, है ना, ρgh सिर्फ हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सेम उसी तरीके से इतना प्रेशर मेंटेन करना पड़ रहा है भाई, किस प्रेशर के अगेंस्ट, इस प्रेशर के अगेंस्ट। तो जो प्रेशर वर्क करेगा, कौन सा प्रेशर वर्क करेगा, दिस, ठीक है, निकाल लो। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 × 10⁵, 2 × 10⁵। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, P × V, प्रेशर है 2 × 10⁵, है ना, इंटू 50,000। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 × 5 × 10⁹ या 10⁻10 जूल। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एनर्जी लिखें। समझ में आया कि नहीं, बोलो, सिंपल। मिटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना भाई, फ्लूइड पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल्स कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इट पॉजेस सम काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, के। काइनेटिक एनर्जी के कितना आ जाएगा बच्चा, हाफ mv²। मास को मैं फिर से क्या ले सकता हूँ बच्चा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू v²। ये वॉल्यूम है, ये स्पीड है, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, के इज इक्वल के बाई वी, है ना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो v से डिवाइड कर देंगे इसको भाई। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना, इसको v से डिवाइड कर देंगे, तो हाफ रो इंटू v² बाई वी, वॉल्यूम v से v खत्म, तो कितना आ जाएगा, हाफ रो v²। सो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल हाफ रो v², है ना। कोई फिक्स शेप है नहीं, इसीलिए हम हर चीज़ किस में डिफाइन करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मिटाएं, चलो। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ मेरे को, mgh। फिर से मैं मास को क्या ले सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू gh। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, एक यूनिट वॉल्यूम का, यूनिट वॉल्यूम, है ना, एक यूनिट वॉल्यूम का। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, रो वी जी एच बाई वी, वी से वी खत्म, कितना आ जाएगा, रो जी एच। आपको प्रेशर टाइप का दिख रहा है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो किसके बराबर होगा, रो जी एच के। जैसे मान लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है h हाइट तक, है ना, कितने हाइट तक, h हाइट तक। तो प्रेशर, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम जो लिक्विड होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgs। मान लो डेंसिटी रो है, तो इस पॉइंट पे ये रेफरेंस लाइन, अब पोटेंशियल एनर्जी के बार बार डिफाइन नहीं करूँगा, वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो एक यूनिट वॉल्यूम होगा फ्लूइड का, उसका एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल रो, कितना हाइट पे है, रो जी एच। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, यहाँ पे इस वॉल्यूम पे जो इस हाइट एच हाइट पे जो एक यूनिट वॉल्यूम का लिक्विड है, उसका एनर्जी पोटेंशियल कितना आ जाएगा, रो जी एच, ठीक है, कितना आ जाएगा, रो जी एच। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, बट कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नोट कर लें। मिटाएं, मिटाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मान लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। ये 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है h हाइट तक, ठीक है। और इसके बाद रो डेंसिटी का लिक्विड है h हाइट तक, 2h हाइट तक, है ना, ये ग्राउंड। मैंने अब 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया A और एक पॉइंट यहाँ पे लिया B, ठीक है। बताएं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट A, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट A। ऑप्शन A टू रो जी एच, ऑप्शन B
4 रो जी एच, ऑप्शन सी नन। चलिए बताएं कौन सा, 2 रो जी एच 4 रो जी एच कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फटाफट फटाफट। चलो तो आपको मूव करना है, रेफरेंस यहाँ पे हमने जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना हुआ है, यहाँ पे हमने क्या माना हुआ, जीरो पोटेंशियल, रेफरेंस लाइन माना हुआ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको यहाँ तक पहुँचना है, कैसे भी आप पहुँचे, वर्टिकली मूव करते हुए, है ना। ये चीज़ें आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़ चुके। पोटेंशियल एनर्जी एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है ना, ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, मास है फ्लूइड का, तो ड्यू टू ग्रेविटी है स्टोर हो रहा है एनर्जी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हम लोग वर्टिकली कितना ऊपर गए हैं या वर्टिकली कितना नीचे आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जीरो माना हुआ, यहाँ से पहुँचना हमको इस पॉइंट पे, तो यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचे तो क्या एक लिक्विड का डेंसिटी मिल रहा है, नहीं। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचोगे पहले इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पर यहाँ पे जो लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी 2 रो जी एच। फिर उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचोगे तो फिर से रो डेंसिटी का जा रहा है, कितना ऊपर जा रहे हो रो डेंसिटी में, 2h ऊपर जा रहे हो, तो प्लस रो जी इंटू 2h, तो कितना आ जाएगा 4 रो जी एच। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर आपको में किसी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाउ टू राइट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 रो जी एच। यहाँ से हम लोग मूव किए इस पॉइंट पे, अब यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस पूरे फ्लूइड का पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 4 रो जी एच, कितना आ जाएगा 4 रो जी एच, ठीक है। किसी को कोई डाउट हुआ तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा पर यूनिट वॉल्यूम 4 रो जी एच। किसी को डाउट, यहाँ से हम लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पहुँचे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 2 रो जी इंटू एच। फिर यहाँ से आगे जा रहे हैं तो कितना हाइट जा रहे हैं, कितना, भाई एक चीज़ बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, हम लोग बेसिकली ये चीज़ है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, क्योंकि इसको हमने जीरो माना हुआ है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होता नहीं है, हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मतलब चेंज डिफाइन करते हैं एक रेफरेंस लाइन लेके। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कितना 2 रो जी इंटू एच। फिर ऊपर जा रहे हैं कितना 2h, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ेगा रो जी इंटू 2h। इज दैट क्लियर, नोट कर लें फटाफट। चलो अभी समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी नोट कर लोगे ना। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं इसमें, मैंने पूछा कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए, तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं इसमें, ये 2 रो डेंसिटी का था, ये रो डेंसिटी का था, ये 2h था और ये h था। करते क्या है, इसको रेफरेंस लाइन माना, यहाँ पे देखा कितना हाइट है 3h पे, तो आपने दिखा कि रो डेंसिटी रो जी इंटू 3h कर दिया, डायरेक्टली 3 रो जी एच लिख दिया। नहीं भाई, पोटेंशियल एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट का आप नहीं निकाल लो, फ्लूइड है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्लूइड है, समझ पा रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो आप 2 डेंसिटी के लिक्विड है 2 रो और रो, तो आपको ऐसे मूव करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, समझ पा रहे हो। यहाँ से मूव करोगे तो यहाँ पहुँचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 2 रो जी इंटू 2h। फिर यहाँ से आगे जाओगे तो कितना आ जाएगा, फिर से पोटेंशियल कितना अमाउंट बढ़ जाएगा h, तो कितना रो जी एच। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, यहाँ इसका पोटेंशियल यहाँ पे प्लस यहाँ पे, समझ पा रहे हो, नहीं समझे। चलो फिर से बताता हूँ। मान लो यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट है 5 kg का, इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर किया है 10 मीटर हाइट पे, कितनी हाइट पे 10 मीटर हाइट पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ लेके गए 10 मीटर हाइट पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम 3 मीटर हाइट और लेके चले गए, 3 मीटर हाइट और लेके चले गए पॉइंट ए पे। तो मैंने पूछा पोटेंशियल एनर्जी बताओ ए पे, तो मैं यहाँ से पहले यहाँ जा गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 5g इंटू 10 mgh ले रहा हूँ, ठीक है। फिर और ऊपर जा रहा हूँ तो ऐड हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा कितना 5g इंटू 3। अब यहाँ पे मास सेम एक ही ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं ऐसे भी लिख सकता था, है ना, 5 इंटू जी इंटू 13 mgh, है ना, mgh डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड ही चेंज हो जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मास भी चेंज हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम का मास भी चेंज हो जाएगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो जा रही है।
इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले हम लोग यहाँ से यहाँ मूव किए, फिर यहाँ से यहाँ गए, पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो जितना पोटेंशियल एनर्जी मिला उसको हम लोग ऐड कर दिए, सिंपल। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन किसी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये नहीं, ये कन्फ्यूजन जेन्यून है, बहुत बच्चों में होता है, बहुत बच्चों में होता है। हम जब पढ़ते थे तो हमको भी होता था। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। थ्री रो डेंसिटी, टू रो डेंसिटी, रो डेंसिटी, H 2H H, बताएं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। ऑप्शन ए, फोर रो जी एच, ऑप्शन बी 6 रो जी एच, ऑप्शन सी 8 रो जी एच, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट 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 बताते जाओ, बताते जाओ भाई, बताते जाओ। चलो, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, पोटेंशियल रेफरेंस लाइन मान लिया हमने, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ऐसे मूव करते हुए जाऊँगा, तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मूव कर सकता हूँ? नहीं। अगर एक लिक्विड होता तब मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मूव, वैसे सिंपल जैसे प्रेशर लिखते थे, यहाँ से यहाँ मैं डायरेक्टली नहीं मूव कर सकता, मुझे पार्ट वाइज मूव करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइड चेंज हो रहा है, फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो रही है। अगर एक ही लिक्विड रो होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मूव कर जाता। और भाई लिखा भी था हमने जब एक लिया था डेंसिटी का लिक्विड, ऐसे रो डेंसिटी का लिक्विड, तो इस हाइट h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने कितना लिख दिया था, ये रेफरेंस लाइन हमने लिया था, है ना। तो क्या लिखा था इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच। भाई एक ही लिक्विड है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं सिंपल यहाँ से यहाँ डायरेक्टली मूव कर गया, रो जी एच लिख दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। सो आई कैन नॉट डायरेक्टली मूव फ्रॉम हियर टू हियर, वी हैव टू मूव पार्ट वाइज वर्टिकली। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, और सारे पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते जाऊँगा। तो मेरे को बोलो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो क्या लिखूँगा, रो जी एच डेंसिटी कितना 3 रो जी कितना हाइट h प्लस, अब यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो डेंसिटी चेंज कितना 2 रो, तो 2 रो जी कितना हाइट मूव किया यहाँ से यहाँ तक 2h प्लस, फिर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ डेंसिटी चेंज कितना रो इंटू जी कितना हाइट गए h, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 3 7 8 रो जी एच। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल सी बात है, मान लो एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, मान लेते हैं मास m है, ठीक है, इसको मैंने h1 हाइट तक उठाया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा mgh1। फिर हमने इसको यहाँ पे उठाया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा m, यहाँ पे कितना था mgh1। फिर आपने मान लो h2 हाइट यहाँ से उठाया, तो यहाँ से h2 हाइट लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ जाएगी कितना mgh2। फिर मान लो यहाँ से आप h3 हाइट तक लेके गए यहाँ तक, है ना, तो यहाँ से आप मूव किए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था m इतना, फिर आप h3 हाइट मूव किए फिर से बढ़ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3। समझ पा रहे हो। अब सेम ही ऑब्जेक्ट को मैं उठा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, सिंपल mgh1 प्लस h2 प्लस h3, या पार्ट वाइज मूव करो, सेम ही ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाए, जैसे इस केस में फ्लूइड चेंज हो जा रहा है, तो पहले आप यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, h1 हाइट गए तो पोटेंशियल बढ़ के हो गया कितना mgh1। फिर h2 हाइट मूव किया तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा mgh2, इंक्रीज किया तो यहाँ पे था mgh1, यहाँ पे mgh2 ऊपर गए तो mgh2 इंक्रीज किया तो टोटल कितना हो जाएगा mgh1 प्लस mgh2। फिर और इंक्रीज किए तो यहाँ से जब यहाँ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी फिर h3 अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा,
तो यहाँ पे कितना था MgH1 प्लस MgH2, H3 अमाउंट और ऊपर मूव किए तो बढ़ के कितना हो जाएगा MgH1, इसमें जो है ये MgH3 आके ऐड हो जाएगा, बस काम खत्म। तो सेम वही तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं भैया। अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, बोलो। चलो, इज़ दैट क्लियर? इसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे कर दे रहे हैं, आप डायरेक्ट ले लीजिए ना, है ना। तो इसमें और इसमें अंतर, हम सेम ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, यहाँ पे जब मूव कर रहे हैं तो लिक्विड चेंज हो जा रहा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम भी चेंज हो जा रहा है, इसीलिए हमको पार्ट वाइज करके मूव करना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? समझ में आया? चलो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बच्चा? बर्नौली प्रिंसिपल। ओके, सब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।